जब भी दो देशों के बीच में वॉर होता है तो नुकसान दोनों भी देशों का होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। मगर पुलवामा अटैक ये सबसे बड़ा टेरर अटैक था और उसके बाद भारत ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग पाकिस्तान को दिया गया था वो हटा दिया गया। उसी के साथ साथ जो टैरिफ है वो 200% तक बढ़ा दी गई और उसी के साथ साथ ये जो चीज़ है ये काफ़ी कम वक्त में किया गया। तो भारत ने काफ़ी अग्रेसिवली यहाँ पर रिएक्ट किया है इस चीज़ को। तो इस वीडियो में हम जो दोनों भी देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इक्विपमेंट्स के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान कौन आगे है वो देखेंगे और वॉर अगर होता है तो ज़्यादा नुकसान किसे होगा वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसी के साथ साथ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो शेयर कर दिया करता हूँ। तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले हमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम ये कश्मीर का मैप पूरा देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ कंट्रोल नज़र आती है और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड का जो हिस्सा है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पर अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है यहाँ पर देखते हैं तो ये हिस्सा जो है वो चाइना के कब्जे में है और ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वो है जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया है। और अभी रिसेंटली भारत ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे क्रॉस करके जो ये बालाकोट है वहां पर एयरफोर्स के द्वारा बम गिराए थे और यहाँ पर भारत के तरफ से दो वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। पहला था नॉन मिलिट्री। इसका मतलब है कि भारत ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है, हमने पाकिस्तान पर यहाँ पर कोई बम नहीं गिराया है। जो टेरर कैंप्स है वहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय करने का हमारा मकसद था। और दूसरा था प्रीइम्प्टिव। इसका मतलब है कि ये कोई रिवेंज नहीं था, लेकिन आगे ऐसे कोई हमले ना हो, आगे कोई ऐसे टेरर अटैक ना हो, इसीलिए ये जो एक्शन है वो लिया गया था। अब देखिए, पाकिस्तान और इंडिया उनके बीच में जो ये बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ी है और अगर हम स्पेस से भी देखते हैं तो वहाँ से भी हमें ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। यहाँ पर कई सैनिक जो है वो तैनात रहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान में कंपेयर करने के लिए हमें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, मतलब पॉपुलेशन से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जिस कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर सोल्जर्स की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भारत की अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं तो 133 करोड़ के आसपास है। वही अगर हम पाकिस्तान की देखते हैं तो 20 करोड़ के आसपास है। मतलब देखिए, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वही अगर हम आर्मी की बात करते हैं, अब देखिए हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो इंडिया के पास 1.2 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी है। मतलब देखिए कितनी ज़्यादा है। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनकी जो आर्मी है काफ़ी छोटी है, मतलब 5,60,000 के आसपास उनके ट्रूप्स है। और वही अगर हम रिजर्व में देखते हैं तो हमारे पास 1 मिलियन के आसपास आर्मी जो है वो रिजर्व में है। तो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़ी आर्मी भारत के पास है। उसी के साथ साथ 3,565 बैटल टैंक्स, 3,100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 336 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और 9,719 पीस ऑफ आर्टिलरीज जो है ये भारत के पास है। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2,496 टैंक्स, उसी के साथ साथ 1,605 आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, 4,472 आर्टिलरी गन्स इंक्लूडिंग 375 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउट्सर्स। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि भारत की जो आर्मी है वो काफ़ी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वही अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो भारत के पास 1,27,200 पर्सनल्स है एंड 840 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स है। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स उनके पास मौजूद है, इंक्लूडिंग चाइनीज ओरिजिन F-7PG और अमेरिकन F-16 फाइटिंग फाल्कन जेट्स। आपने F-16 जो है अभी न्यूज़ में सुना ही होगा। अब देखिए, भारत के पास जो फाइटिंग जेट्स है वो हम ये बोल सकते हैं कि इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का जो एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं था उसने भी जो पाकिस्तान का एडवांस एयरक्राफ्ट था F-16 उसकी क्या हालत की थी आप सभी को पता है। हमारे पास रशियन जेट जो MiG-21 है वो भी काफ़ी ओल्ड है, जो 1960 में पहली बार इस्तेमाल किए गए थे। और जो भी डील्स है, जैसे अभी रेफेल डील है, तो उसमें भी काफ़ी वक्त लग रहा है, काफ़ी वक्त जा रहा है। कब वो डील शुरू हुई थी और अब 2020 तक ये डील जो है वो कंप्लीट होने की संभावना है। तो हम देख सकते हैं कि कितना डिले हो रहा है जो हमारे एयरक्राफ्ट है उसके लिए। फिर अगर हम नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर
एट प्रेजेंट वर्किंग, वैसे अगर हम देखा जाए तो 2 है। उसके जो नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 16 सबमरीन्स है, 14 डिस्ट्रॉयर्स है, 13 फ्रिगेट्स है, 106 पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बैटेंट व्हीकल्स है, 75 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स है। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके पास बहुत स्मॉल कोस्टलाइन है, जहां पर 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स, 17 पेट्रोल एंड कोस्टल व्हीकल्स और 8 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी कम है अगर हम भारत के मुकाबले देखते हैं तो। उसी के साथ साथ 67,700 पर्सनल है भारत के पास। तो ये जो टोटल संख्या हम देख सकते हैं, जो सोल्जर्स है उनकी टोटल संख्या अगर हम देखते हैं तो 20 से 25 लाख तक की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो चली जाती है। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि जो 2 न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ हैं उन्होंने वॉर में नहीं पड़ना चाहिए। अब न्यूक्लियर वॉर हेड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान से पीछे है। भारत के पास अगर हम देखते हैं तो 130 से लेकर 140 तक जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो देखने को मिलते हैं। वही पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, 140 to 150 जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो पाकिस्तान के पास देखने को मिलते हैं। लेकिन बाकी जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो भारत से पीछे है। जैसे हम अगर टोटल आर्मी सोल्जर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 1.24 मिलियंस भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 5,60,000 है, वो हमने देखा है। नेवी एयरफोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी भारत के पास जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम आर्मी की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं, और यहाँ पर ट्रेनिंग जो है उसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है। इंडियन आर्मी जो है उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। वही अगर हम मेन बैटल टैंक्स की बात करते हैं तो भारत के पास है 3,565, पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2,496 है। अब देखिए जो फिगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये थोड़ी बहुत चेंजेस आपको जगह जगह पर दिख सकते हैं, लेकिन आप रिलाय कर सकते हो इस डाटा पर। हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो 275, वहाँ पर है 115। तो आप देख सकते हो हर जगह पर भारत के पास जो टोटल क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, एक्सेप्ट जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसके। वही आर्टिलरीज की बात करते हैं तो 9,719 इतने हैं भारत के पास, और पाकिस्तान के पास देखते हैं तो आधे से भी कम नज़र आते हैं, जैसे कि 4,472। और आर्म पर्सनल देखते हैं तो यहाँ पर आर्म पर्सनल कैरियर में पाकिस्तान के पास थोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 336 है, वहाँ पर 1,605 है। वही अगर हम नेवी की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आप 1 या फिर आप 2 भी बोल सकते हो। अब लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक भी नज़र नहीं आता है। वही अगर हम सबमरीन्स की बात करते हैं तो 15-16 जो है वो भारत के पास नज़र आते हैं। वही अगर हम पाकिस्तान के पास देखते हैं तो 8 सबमरीन्स पाकिस्तान के पास है, भारत के पास काफ़ी ज़्यादा है। और आपको पता होगा सबमरीन्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जब भी वॉर होता है उसमें। वही अगर हम डिस्ट्रॉयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी भारत 14 से आगे है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। वही अगर हम फ्रिगेट्स की बात करते हैं तो भारत के पास 13 है, वही पाकिस्तान के पास अगर हम देखते हैं तो 9 है। पेट्रोल कोस्टल कॉम्बैट वेसल्स अगर हम बात करते हैं तो 106 भारत के पास है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, कहीं कहीं पर आपको 72 से 100 तक नज़र आएंगे, 106 नज़र आएंगे। उसी के साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 17 पेट्रोल कोस्टल कॉम्बैट वेसल्स जो है वो नज़र आते हैं। वही अगर हम एयरफोर्स मतलब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो 814 हमें भारत में नज़र आते हैं और 425 पाकिस्तान में नज़र आते हैं। हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करते हैं तो 390 नज़र आते हैं। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 19 नज़र आते हैं। अब देखिए मिलिट्री बजट की बात करते हैं तो मिलिट्री बजट भारत का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अभी एट प्रेजेंट जो हालत है वो मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से काफ़ी नाजुक है, काफ़ी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज उन पर आ चुका है और उनकी पैसों की वैल्यू जो है वो भी काफ़ी गिरती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इंस्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है हमें पाकिस्तान में। लेकिन देखिए जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री पर ज़्यादा खर्च करता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मिलिट्री जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। मतलब जो उनका पॉलिटिक्स है उसके पैरेलल जो मिलिट्री है वो चलती है। मतलब मिलिट्री जो है उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स में भी, वो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इंडिया के पास जो एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमने बजट में भी देखा है, इस बार के जो बजट है 3 लाख करोड़ के आसपास, उससे भी ज़्यादा जो फंडिंग है वो डिफेंस के लिए दी गई है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान की बात करते हैं तो 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है उन्होंने स्पेंड किया है। लेकिन अगर हम इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते हैं तो पाकिस्तान ज़्यादा खर्च करता है। उसका रीज़न जो है मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए जब भी 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो सिर्फ 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, वहाँ पर उनके जो अलाइज है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो अगर इंडिया और पाकिस्तान दो के बीच में वॉर होता है तो कौन कौन से अलाइज किसके साइड जुड़ेंगे, ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए, भारत के साथ यूएसए और रशिया ये दोनों साथ में जुड़ेंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि दोनों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन जब भारत के साथ किसी भी कंट्री का वॉर होगा तो दोनों साथ में भारत का साथ देंगे। उसी के साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके साथ चाइना जो है वो खड़ा रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें देखने को मिलता है कि अलाइज के पर्सपेक्टिव में भी भारत जो है उनका पगड़ा काफ़ी भारी है, उसी के साथ साथ पाकिस्तान जो है उनका पगड़ा थोड़ा वीक है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी माउंट हो रहा था और पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये कह रहा था कि हमें बात करनी है, हमें बात करनी है, हमें वॉर नहीं करना है। लेकिन देखिए, वॉर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर वॉर दो कंट्रीज में होता है तो नुकसान दोनों भी कंट्रीज का होता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने फैक्ट जो है वो रख दिए हैं। बाकी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर भगवान ना करे अगर वॉर होता भी है तो ज़्यादा नुकसान किस कंट्री को होगा। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि किसी भी कंट्री के बीच में वॉर नहीं होना चाहिए, पीस शांति ये बनाए रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट कैंप है, जो टेररिस्ट को पनाह देकर रखी है, वो नहीं देना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के जो यूथ है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारत की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सरकार जो टेररिस्ट को पनाह दे रही है उनसे है। तो ये पाकिस्तान के जो यूथ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जो सरकार है उन्हें अकाउंटेबल बनाइए। आपकी जो लिटरेसी रेट है वो कम होती जा रही है, उस वजह से जॉब जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो स्टैंडर्ड है वहाँ के यूथ का क्रिएटिविटी के मामले में, हर किसी के मामले में वर्ल्ड के कंपैरिजन बहुत कम हो रहा है। तो अगर वहाँ पर लिटरेसी रेट बढ़ाई जाती है, एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाई जाती है, तो जो पाकिस्तान की यूथ है उनका भी ज़्यादा नाम होगा। और जब वहाँ पर नाम होगा तो ऑब्वियसली कि वहाँ पर जॉब क्रिएशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जॉब क्रिएशन अगर बढ़ते हैं तो आप खुद सोचिए कि जो टेररिस्ट कैंप यूथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो करेंगे? उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। मगर आप खुद सोचिए कि एक आपका घर है और एक आपके पड़ोसी का घर है, और अगर आपका पड़ोसी किसी गुंडे को उसके घर में पनाह देता है और वो गुंडा रोज आपके घर पर पत्थर मारता है, तो आपका मन नहीं करेगा कि इस इंसान को इस घर से उखाड़ फेंके? जरूर करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी हमें सिनारियो देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आपकी सरकार को अकाउंटेबल बनाइए, उन्हें कहिए कि एजुकेशन ये सारी चीज़ें हैं इन सब में ज़्यादा खर्च करें। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।